हाँ, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्ब का नियम, है ना, और कूलम्ब के नियम पर कुछ फार्मूले हम लोगों ने भी डिस्कशन कर लिए थे। अब फार्मूला क्या होता है कूलम्ब का नियम? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। Q1 Q2 तो क्या थे, वहां पर दो चार्जेस हैं, और आर स्क्वायर क्या है आपका, उनके बीच की दूरी। ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। F बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। कभी कभी एक क्वेश्चन एक नंबर में, दो नंबर में पूछ देता है कि कूलम्ब के नियम या गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, मतलब अंतर बताइए। तो हम लोग एक अंतर देखने जा रहे हैं, क्या है? वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर देखने जा रहे हैं। तो वैद्युत बल क्या होता है? वैद्युत बल होता है F बराबर के Q1 Q2 अपान क्या होता है, आर स्क्वायर। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? F बराबर G M1 M2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, यही तो होता है। अब इसमें देखो, सबसे पहले सिमिलरिटी क्या दिख रही है कि जो गुरुत्वाकर्षण मतलब Fg1 ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो बल होता है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है। ये किसने बताया था? न्यूटन ने। किसका है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। और इसमें किसने बताया था? कूलम्ब ने। इसका नाम क्या है? कूलम्ब का नियम। अब दूसरा पॉइंट देखो इसमें, F इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर देखो F इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपान आर स्क्वायर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इसे हम व्युत्क्रम वर्ग के नियम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कूलम्ब का नियम या वैद्युत बल जो है वो व्युत्क्रम नियम का पालन करता है कि नहीं करता है? तो करता है कि नहीं करता है? हाँ, करता है, क्योंकि F इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1 अपान आर स्क्वायर। अब तीसरा पॉइंट देखो, जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, K पर। और F यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या करता है, G पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब G पर Fg जो है वो G पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? ध्यान दो भैया, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था K क्या कर, किस पर निर्भर करता है? K किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है कि उनके बीच में दो आवेश कैसे माध्यम में रखे हैं। जल में रखे हैं कि तेल में रखे हैं कि वायु में रखे हैं कि निर्वात में रखे हैं। मतलब जैसे ही माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ेगा वैसे ही K का मान भी क्या करेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो K जो है ऐसे लिखो, Fge K पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, हाँ, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हम कैपिटल G की बात करें तो कैपिटल G को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह इस ब्रह्मांड में सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है, किसी भी बिंदु पर बदलता नहीं है। इसीलिए हम लोग से बोलते हैं कैपिटल G कभी भी चेंज नहीं होता है। जबकि स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। पृथ्वी तल से हम जब ऊपर जाएंगे तो स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है, घटती है, और पृथ्वी तल से नीचे भी जाएंगे तब भी स्मॉल g की वैल्यू घटती है। ठीक है, तो ये वेरिएशंस हैं, कक्षा 11 में आपने पढ़े थे, छोड़ो। अब तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट देखो। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपान 4 पाई इफ साइलेंट नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। बताया गया था लास्ट क्लास में। कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है, 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ कूलम्ब हो गया, वहां क्या हो गया है, केजी हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो द्रव्यमान है और यहाँ क्या है, आवेश है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि
जो वैद्युत बल होता है इसके पास आकर्षण और क्या करता है ये प्रतिकर्षण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार की क्वालिटी होती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, हर वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आकर्षण बल होता है, इसके पास प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। तो बात समझ में आ गई कि ये इनके बीच में क्या है, कंपैरिजंस हैं, इनके बीच में अंतर्स हैं। तो क्या क्या अंतर्स हैं समझ में आ गई, वैद्युत बल और गुरुत्व बल के बीच में अंतर। चलिए नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कूलॉम का नियम सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे सदिश रूप में, सदिश रूप में कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम सदिश रूप में कैसे ज्ञात करना है, ध्यान रखना। सबसे पहले हमने क्या किया, वही काम किया, एक आवेश ये ले लिया, एक आवेश ये लिया। हमने कहा कितना है प्लस Q1 और ये कितना है प्लस Q2। Q1 और Q2 क्या कर लिया, दो आवेश ले लिया, इनके बीच की दूरी में क्या कर दिया R, दूरी हमेशा क्या लेते हैं, R ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित मतलब क्या होता है, दूर भगाएंगे। दूर भगाएंगे तो ऐसा नहीं इधर भगा देंगे, इधर भगा देंगे, इधर भगा देंगे, नहीं, कहाँ भगाते हैं, उनके मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो हमने कहा चलो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा F2 फोर्स से, ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा किससे, F1 फोर्स से। देखो F1 पर किसके द्वारा बल लगेगा, F2 के द्वारा, और F2 पर किसके द्वारा बल लगेगा, F1 के द्वारा, क्योंकि F1 F2 को प्रतिकर्षित करेगा तो F2 F1 को भी प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। चलो तो हमने कहा चलो पहले पर बल देखे, बल फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या होगा, K Q1 Q2 अपान I। अगर हम बात करें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा, K Q1 Q2 अपान I। ये इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट और इक्वेशन क्या हो गई। अब हमको दिक्कत ये, हमको किस फॉर्म में लेना है, सदिश फॉर्म में। तो मतलब क्या होता है, वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देना है हमको। तो वेक्टर तो अभी कहीं आया ही नहीं, तो बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस पर हमने क्या लगाया, वेक्टर क्वांटिटी लगाया। तो ऐसा तो नहीं वेक्टर क्वांटिटी लगाने से केवल सब कुछ वेक्टर में बदल गया, नहीं, ये तो भी वेक्टर में बदला ही नहीं, आपको बदला क्या, नहीं बदला। अब ध्यान दो, ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा। तो हमने कहा इसका परिमाण, परिमाण मतलब वैल्यू ही तो है। हमने कहा ये इस पर एक बल लगाएगा और ये इस पर, मतलब एक इस पर ये बल लगाएगा और ये इस पर बल लगाएगा। तो हमने कहा इस R को अब वेक्टर फॉर्म में बताते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में हमने कहा इसकी कितनी है R1 और इसकी त्रिज्या कितनी है R2, ठीक। तो जब इधर की ओर बल लगेगा फोर्स ऑन ड्यू टू 2 ड्यू टू 1, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दूसरे पर पहले के कारण बल ये है, और ये क्या है, पहले पर दूसरे के कारण बल है, ठीक। अब देखो दूरी का अंतर कैसे निकाल दोगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो इससे हमने क्या किया, R2 माइनस क्या लिख दिया R1, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ये क्या है, ये इस परिमाण के बराबर ही तो है, बात समझ रही। अब इसको हम लिखें, इसे हमने लिख दिया R1 माइनस क्या लिख दिया R2, वही तो होता है अंतिम माइनस क्या होता है प्रारंभिक, ठीक। अब दिक्कत क्या है, यहाँ ये किस फॉर्म में है आपका, अभी अदिश फॉर्म में है, ये अदिश फॉर्म में है। इसे वेक्टर कैसे दोगे, वेक्टर कैसे आएगा। तो अगर हम कह दें किसी वेक्टर में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यूनिट वेक्टर जानते हो क्या होता है, जिसका एकांक सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण कितना होता है, एक होता है। अब परिमाण एक है तो हम बताओ, मान लो 2 है, 2 में हम एक परिमाण वाली चीज से गुणा करते हैं तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा चलो अच्छा R कैप से इसमें क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई। हाँ जैसे देखो R मान लो ए कोई एक वेक्टर है, इस वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर एकांक सदिश क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये होता है, मतलब वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का परिमाण, ठीक।
अब ध्यान दो, वैसे ही इसमें हमने किया, कोई बात नहीं, तो रुको इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करो। अब यहाँ पे ध्यान दो, F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन क्या हो जाएगा R स्क्वायर इंटू R कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R अपन परिमाण आप वेक्टर R लिख सकते हैं। हाँ, तो ये क्या है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, पहले पर किसके कारण, दूसरे के कारण। तो क्या कहां से लग रहा है, किस डायरेक्शन में, ये तो लग रहा है, तो ये वेक्टर ही तो है हमारे पास, तो इसे लिख सकते हैं R1 माइनस R2, कैप लिखना चाहिए था, तो इसे लिख सकते हैं वेक्टर, वेक्टर अपान क्या लिखेंगे, माड R, तो माड R का मतलब क्या हुआ, R वेक्टर और माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, लिख सकते हैं परिमाण। अब ध्यान दो, तो RF2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान, ध्यान दो ये इसे हम एक्चुअली क्या कह सकते हैं, R का परिमाण कह सकते हैं, नहीं कह सकते, कह सकते, मेरी दूरी तो है, केवल सदिश फॉर्म में, ये भी सदिश फॉर्म में, चलो परिमाण कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, चलो ठीक है, तो मैं क्या इसे R कह सकता हूँ, तो यहाँ तो R स्क्वायर हो जाएगा, परिमाण लगा लो कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या हो जाएगा R हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा R2 माइनस R1, सॉरी R1 माइनस R2, ठीक। अब ये कितना बन गया, F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 इन ब्रैकेट R1 माइनस R2 का वेक्टर अपान, अपान यहाँ क्या कर देते हैं, R वेक्टर का क्यूब, R वेक्टर के परिमाण का क्यूब कर देते हैं, ठीक। ये हमारे पास बल आ गया, तो इसी प्रकार से बल उस पर क्या निकलेगा जाके, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दूसरे पर पहले कितना बल क्या निकलेगा, के Q1 Q2 इन ब्रैकेट, यहाँ क्या निकल गया बेटा, R2 माइनस R1 माइनस R1 अपान, यहाँ परिमाण में तो कोई चेंज होगा नहीं, देखो तो क्या हो जाएगा वहां पर R क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, अगर इसमें देखो कुछ नहीं अंतर है, सिर्फ और सिर्फ कितने का अंतर है, यहाँ R1 माइनस R2 लिखा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है R2 माइनस R1, तो मैं इससे अगर माइनस कॉमन ले लूं, तो जब माइनस कॉमन लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा के Q1 Q2, तो ये जो प्लस का है वो माइनस का और माइनस वाला प्लस का, तो क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपान क्या हो जाएगा R वेक्टर का होल क्यूब का परिमाण। तो इससे हम लोग बेटा देखो क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये वेक्टर ही तो लिखा हुआ है आपके पास, देखो मतलब फोर्स ऑन ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वही चीज तो लिखा हुआ है। तो यहां से मुझे पता चला कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यहां माइनस लगा दिया, ये क्या लगा वो बच्चा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये परिमाण। अब इसका मतलब ये पता चला कि दोनों बल एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। इससे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जानते हैं। अरे भैया अगर आप हमको धक्का दोगे तो क्या हम सीधे खड़े रहेंगे का, हम भी तो आपको धक्का देंगे, तो ये क्या हुई, आपने हम पर जब एक्शन किया तो हमारी बॉडी ने आपके ऊपर क्या किया, रिएक्शन किया। तो इसे हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अच्छा ये माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि ये परिमाण में तो समान है लेकिन दिशाओं में क्या है, विपरीत है। केवल ये माइनस चिन्ह दिशा बताता है आपको कि ये इसकी ओर और ये इसकी ओर क्या कर रहा है, प्रतिदर्शित कर रहा है। अगर इनके परिमाण की बात करें तो ये परिमाण में क्या होंगे, समान होंगे। तो ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मतलब छोड़ो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं है, हम कह सकते हैं सदिश रूप में वेक्टर, सदिश रूप में कूलॉम का नियम क्या होता है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर है, समझ गए, चलो नोट करो जल्दी से। चलो इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया क्या होता है, मतलब F1 किसी भी एक पर लगने वाला बल दूसरे के ऋणात्मक मान के क्या होता है, बराबर होता है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल इस पर कर लेते हैं, दो चार अच्छे से। किस फार्मूले पर, F इक्वल टू के
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही फार्मूला है हमारे पास। और के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आपको बताई गई थी, ये वैल्यू होती है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच, देखो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला न्यूनतम बल ज्ञात कीजिए। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला न्यूनतम बल यदि वे एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हों। वे एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हों। ठीक है, अब देखो इसका मतलब बल अकेले किसी अकेले चार्ज पर तो लगता नहीं है। बल कितने चार्ज होने चाहिए, कम से कम कितने होने चाहिए 2। तो दो बिंदु आवेश हैं, तो हमने कहा चलो एक ये आवेश है और एक आवेशी है Q1 और क्या हो जाएगा Q2। अब इनके बीच की दूरी आपको फिक्स कर दी गई है, कितनी है R = है आपका 1 मीटर। ठीक भैया, ये हो गया आपका 1 मीटर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बताया गया, क्वेश्चन में ये बताया गया आपको कि ये Q1 और Q2 के बीच क्या लगता है, बल लगता है। ठीक, एक बल लगता है F। हमने कहा कितना लगता है F। F = क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी फार्मूले से लगना है आपको, क्योंकि चार्ज हैं, चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स फाइंड करना है, वैद्युत बल बताना है आपको। तो वैद्युत बल कैसे बताओगे यार, देखो F किस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड करता है, R पर डिपेंड करता है। अच्छा, क्या R की वैल्यू कभी घटा बढ़ा सकते हो, नहीं, फिक्स हो गई ना। तो इसका मतलब ये किस पर डिपेंड करेगा, Q1 Q2 पर। इसका मतलब आपको क्या याद करना, न्यूनतम बल, एक वर्ड आया न्यूनतम बल। बल न्यूनतम कब होगा, जब आवेश क्या होंगे, न्यूनतम होंगे। अरे F इज डायरेक्टली इक्वल टू Q1 Q2 होता है नहीं। अगर आवेश बढ़ेगा तो बल भी क्या होगा, आवेश घटेगा तो बल भी क्या होगा, घटेगा। ये तो मतलब होता है। तो अगर हमको ये बताओ कि ये बल न्यूनतम कब होगा, किस पर डिपेंड करता है, आवेश पर डिपेंड करता है। इसका मतलब जब आवेश न्यूनतम होगा, जब आवेश न्यूनतम होंगे तो बल भी क्या होंगे, न्यूनतम होंगे। अच्छा, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर न्यूनतम आवेश कितना संभव है, मैंने बताया था कि इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश संभव नहीं है। मैंने एक चीज बताई थी आपको, Q = क्या होता है +- Ne। मतलब क्या हो सकता है, n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकती है ना। मिनिमम कितना रख सकते हो, एक ही तो रख सकते हो। एक रखोगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा +- E। और E का मतलब क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश बच्चा कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब इस दुनिया में इससे छोटा आवेश संभव नहीं है, इलेक्ट्रॉन के आवेश से छोटा आवेश संभव नहीं है। तो इसका मतलब दोनों आवेश कैसे रखे जाएंगे, न्यूनतम रखे जाएंगे, तभी फोर्स क्या होगा, न्यूनतम। इसका मतलब Q1 की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁻19 और Q2 की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ पे रख दो बच्चा। अब तो भाई हलवा हो गया। F = K की वैल्यू बेटा 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी 1.6 × 10⁻19 Q2 की वैल्यू कितनी 1.6 × 10⁻19। तो F बराबर कितना आ गया 9 × 16 कितना होता है 256, है ना। एक संख्या दो संख्या दशमलव छाप दिया इंटू 19 19 38। अरे 19 19 38 और 38 का है कि माइनस की 38 पावर, तो यहाँ किसकी है प्लस की नहीं। तो 38 से 9 जब घटा दो कितना बचेगा 29। क्या हो जाएगा 10 घात -29। तो F बराबर क्या है बच्चा, मल्टीप्लाई करो 9 6 54 की 4 हासिल 5 9 बचे 45 45 5 50 हासिल 5 और 18 5 23। कितनी संख्या था समझ लो, दो संख्या और गुणे 10 घात माइनस क्या कर दो 29। बल क्या होगा, मात्रा क्या होता है
तो बात समझ में आ गई कि दो बिंदु आवेशों, न्यूनतम बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होगा? 23.04 गुणे 10⁻−32। क्लियर है? चलो छाप लो जल्दी से। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, दो समान आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं और उनके बीच लगने वाला बल क्या है? 44.1 न्यूटन का बल लगता है। तो कह रहा उन आवेशों का मान ज्ञात करिए। ध्यान दो, क्वेश्चन में कह क्या रहा है? कह रहा कि दो आवेश हैं। चलो भैया, हमने कहा दो आवेश हैं, एक का नाम है Q1 और एक का नाम क्या है? Q2। एक लेकिन वर्ड और बोला गया है कि कैसे आवेश है? समान। समान मतलब क्या है? जितना परिमाण Q1 का है उतना ही परिमाण किसका है? Q2 का। तो हमने कहा Q1 Q2 इक्वल टू क्या है? Q। ठीक, ये कितनी दूरी पर स्थित है बच्चे आपके? 2 सेंटीमीटर पर। कितने पर है? 2 सेंटीमीटर। और हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है बल की, उसमें क्या होता है? न्यूटन का, या हम कहते हैं किसमें होती है? मीटर में होती है। तो ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 10⁻² से गुणा कर देते हैं। किसमें चेंज हो गया? मीटर। समझ लो, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² से क्या करेंगे? गुणा करें। अब इनके बीच बल कितना लगता है? 44.1 न्यूटन का बल लग रहा है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 अपान R²। F की वैल्यू कितनी बच्चा? 44.1, K की वैल्यू 9 गुणे 10⁻9, Q1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू Q अपान R²। R की वैल्यू क्या है? 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर मतलब कितना? 2 बार गुणा करना। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 10⁻² हो जाएगा। चलो कट्टी पिट्टी करो कुछ। ध्यान दीजिएगा। क्या करते हैं? हाँ, 9 से देखो, 9 चौक 36, कितने बचे? 8। कितने बचे? 8। दशमलव खिलाया, कितना हो जाएगा? 9 9 81। अरे 8 बचा यहाँ पर, 81 हो गया ना? ठीक। अब ध्यान दो, ये इधर भाग में, इधर किसमें जाएगा? गुणा। तो 4.9 गुणे 2 दूनी 4 और गुणे 10⁻², तो 10⁻² कितना हो गया? 10⁻4 हो गया और बरोबर। अब ध्यान दो, ये इधर गुणा में, इधर किसमें आएगा? भाग में आएगा, 10⁻9। Q1 × Q2 बराबर क्या हो जाएगा? Q² हो जाएगा। एक संख्या का दशमलव है, एक जीरो का मैं यहाँ बढ़ा सकता हूँ। हाँ, बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो जब अंडर रूट आएगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 49 गुणे 4 गुणे 10⁻4 बटे, या कितना हो जाएगा? 10⁻10। अरे यहाँ पे एक है ना भी, यहाँ है। चलो, तो Q बराबर रूट से कितना बार 49 बार आएगा? कितना आएगा? 7। अच्छा, 4 है तो कितना आएगा? 2। यहाँ 10 कितनी लिखी? -4, तो कितनी आएंगी? 2 आएंगी। अरे 4 में कितनी आएंगी? -2 आएंगी। और यहाँ कितनी? 10 है तो कितनी आएंगी? 5। 10⁻5 ही आ गया। तो यहाँ से Q बराबर क्या आ गया? 7 दूनी 14 और गुणे 10⁻5 और ये भी 2 पड़ जाएगा तो कितना होगा? 10⁻5 हो जाएगा। तो 14, तो Q बराबर कितना आ जाएगा बच्चा? 14 गुणे 10⁻7। ऐसा भी आंसर दे दो, है? ये तो आंसर हो जाएगा। या इसे थोड़ा सा और देखो, इसे थोड़ा और लिख सकते हैं, क्या प्यारा सा। Q = 14 गुणे 10 गुणे 10⁻6 लिख सकते हैं क्या इसे? ऐसे ध्यान दो, -6 लिख सकते हैं क्या? हाँ। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो। 1 माइक्रो बराबर क्या होता है? 1 माइक्रो बराबर क्या होता है? 10⁻6। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻10। बताया नहीं बताया? क्योंकि ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं, तो इसको हम क्या सकते हैं? Q बराबर 14 गुणे 10⁻1। और इसे क्या कहते हैं बच्चा? या इसे समझो, इसे लिख सकते हैं 1.4 और गुणे 10⁻6 और 10⁻6 को कर सकते हैं माइक्रोन। 1.4 गुणे 1.4 माइक्रोन। नहीं बात समझ में आई? ये सिंपलीफाई करने समझ में आएगा।
ठीक है। तो इसे माइक्रोन में थोड़ा सा देने में आंसर हमारा थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि जो चार्ज है छोटे छोटे पार्टिकल से लिए काम करेंगे। 10 की घात -6 क्या होते हैं? छोटे छोटे चार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। अगर ये प्लस चार्ज होता तो कितना बड़ा हो जाता, लाखों में आवेश होता ना। यहाँ क्या है? छोटा आवेश हमारा, क्या है? छोटा आवेश। चलो बस क्या है वो नोट कर समझा दें क्या फिर से हो जाएगा। नोट कर हाँ देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है कि दो आवेश Q1 और Q2 हैं, वो एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। कितने सेंटीमीटर पर? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। जब ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो जिन पर लगने वाला बल क्या है? 0.075 न्यूटन है। तो और बताया गया दोनों आवेशों का योग कितना है? 20 माइक्रो कूलम है। मतलब समझो कह रहा है कि जो Q1 है और Q2 जो निकल के आएंगे उनका जो सम होना चाहिए कितना होना चाहिए? 20 माइक्रो कूलम। पक्का? अच्छा माइक्रो का मतलब क्या होता है बताओ? माइक्रो का मतलब ये बताया 2 × 10⁻⁶ कूलम कह सकते हैं। देखो और यहाँ पे मान लो दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक कैसा है? Q2 है। कितने दूरी पर सेपरेट है? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर सेपरेट है एक दूसरे से। ठीक है 3 सेंटीमीटर की दूरी पर सेपरेट। अब तो चलो देखो तो F बराबर क्या होगा? F बराबर कितना दिया गया है? 0.075। वही क्वेश्चन है अभी बताया। क्या करोगे? हाँ Q1 और Q2 F है। R कितना दिया गया आपको? 3 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। F बराबर फार्मूला क्या होता था? F का मान रखो 0.075 इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ Q1। अब Q1 Q2 कैसे निकालोगे? चलो Q1 × Q2 तो Q2 के प्लेस पर यहां से देखो जरा, यहां से तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा? 20 माइनस क्या हो जाएगा? 20 × 10⁻⁶ माइनस Q1 निकल के आएगा। यहां से देखो ये प्लस का इधर रोक लो, ये प्लस को तो किसमें जाएगा? माइनस का। तो Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 × 10⁻⁶ माइनस क्या आ जाएगा? Q1 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आप वैल्यू तभी निकाल पाओगे जब किसी न किसी एक वेरिएबल में होगा। x भी घुसा है उसी में, y भी घुसा हुआ है। x और y अगर दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन चाहिए, अगर 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए। यहाँ पर हमको 3 इक्वेशन था ही नहीं हमारे पास। ठीक है अपान क्या होता है बच्चा? आर स्क्वायर। क्या होता है? आर स्क्वायर। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर में रहेगा, 3 मीटर कर लो। क्या कर लो? 3 मीटर कर लो। चलो अच्छा तो 3 मीटर कितना है? तो 3 मीटर 3 का स्क्वायर करोगे, आर स्क्वायर होता है ना, तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9। तो 9 से 9 क्या हो गया? ये खत्म। अब ध्यान दो ये क्या बच्चा? 0. इससे मैं कह सकता हूं 0. अच्छा दशमलव हटाओगे तो कितने जीरो बढ़ेंगे? 1 2 3 बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? तो कितना हो गया? 75 बराबर 1 2 3 10⁻³ लिखा जा सकता है इसे। हाँ 10⁻³ इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10⁻³ और 10⁻9 कितना होगा? 10⁻। अरे 3 और 9 कितने होंगे? 11 9 3 12। तो इसका मतलब 10⁻12 इसका Q1 × 20 ऐसे ये इधर Q1 × 20 × 10⁻⁶ माइनस क्या कहोगे? Q1 है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करा दो तो क्या होगा? 75 बराबर 10⁻12 Q1 या ऐसे लिखो 20 × अच्छा इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो 10⁻12 और 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा? 10⁻6 और क्या हो जाएगा? Q1। फिर इसका किससे कराओगे? इससे तो -10⁻12 क्या हो जाएगा? Q1 × Q1 क्या हो जाएगा? Q1। कहीं ना कहीं ये क्या बन गया? एक द्विघात समीकरण बन गया। बना कि नहीं बना? अच्छा इसे और अच्छे से लिखो तो ये माइनस का किस में आ गया? प्लस में। तो हो जाएगा Q1 क्या हो जाएगा? 10⁻12 Q1 स्क्वायर और Q1 ये माइनस का इसको भी माइनस कर लिया हो जाएगा तो हो जाएगा 20 × 10⁻6 Q1 और इसको ले आओ प्लस का 75 इक्वल टू किस क्या आएगा? 0।
अब इसकी कंपेरिजन कराओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लगाते थे, सीधी धारा 4 लगा दो, आसान है। सीधी धारा कैसे, क्या होता था, क्यों फार्मूला होता था x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये तो होता है। तो x ना होगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, q1 लिखा हुआ है। चलो हम q1 निकाल रहे हैं, तो क्या होगा माइनस b, तो b की वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पर, यही तो है मेरे पास, तो माइनस की है किसके, माइनस की, ये माइनस और ये माइनस क्या कर देगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात कितना 6 प्लस और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर करना है, बताओ 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 और गुणे 10 की घात 6 का स्क्वायर कितना होगा 10 की घात 12, पक्का, हाँ पक्का, माइनस। अब फिर आओ माइनस 4a का मतलब क्या बेटा है 10 की घात 12, चलो 10 की घात 12, और c, वो c का मतलब कितना लिखो बेटा 75, c क्या है 75, तो अपान क्या होता है 2a, a की वैल्यू कितनी है 10 की घात 12, तो q1 इज इक्वल टू ये कितना आ गया बच्चा 20 गुणे 10 की घात 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान दो ये कितना हो गया 400 गुणे 10 की घात 12 और माइनस ये कितना होगा बच्चा 75 जो कि कितना होता है 300, और 300 गुणे 10 की घात 12 क्या हो गया 300 गुणे 10 की घात 12, अपान क्या होगा बच्चे यहाँ पर देखो 2 गुणे 10 की घात क्या होगी